गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का समर्पण की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त संपूर्ण विश्व की मानव जाति वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है। इस बीमारी से बचने के लिए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसी एडवाइजरी के अकॉर्डिंग अपने को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ही मौजूद रहना है कुछ समय के लिए, जब तक इस बीमारी का खतरा कम नहीं हो जाता या इस पर कोरोना इन्फेक्शन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पा लिया जाता। इस प्रक्रिया के दौरान अगर हम छात्र छात्राओं की बात करें तो उनकी पढ़ाई से संबंधित प्रक्रिया ज़्यादा बाधित हो रही है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जीवन से बढ़कर किसी भी चीज़ को अपन नहीं मान सकते। अगर हम अपने घर पे हैं, सुरक्षित हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई भी समुचित रूप से या सही तरीके से चलती रहे, इसी के लिए अपन ने एक नया प्रयास शुरू किया है। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए और ऑनलाइन क्लासों के संचालन के लिए कुछ सामान्य जानकारियों का अपने को पहले से पता होना ज़रूरी है। चूँकि लॉकडाउन की व्यवस्था के चलते जिन आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता ज़रूरी है इन क्लासों के संचालन के लिए, वे सभी संसाधन अपन नहीं जुटा पाए। फिर भी कुछ सीमित संसाधनों की उपस्थिति में ही हमने ऑनलाइन क्लास आपके लिए संचालित करने की प्रक्रिया शुरू की है। शुरुआती चरण में जैसे ही अपन अब इन क्लासों का संचालन कर रहे हैं, अपने को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। संस्था के सभी जो अध्यापक हैं, सभी टीचर्स हैं, ये अपने घर पर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके लिए रोज़ वीडियो तैयार कर रहे हैं। आपकी और अभिभावकों की भी स्वयं ये जिम्मेदारी है कि अपलोड किए हुए वीडियो को आप रेगुलर अध्ययन के तौर पर उपयोग में लें। डेली उनसे जितना आप सीख सको उतना सीखने की कोशिश करें। अभिभावकों की स्वयं की जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन क्लासेज पर शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करने के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता पड़ रही है। हर घर में आज स्मार्टफोन लगभग उपलब्ध है। हमने बच्चों से संपर्क किया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी के नंबर हमने अटैच किए हैं। एग्जैक्ट मोबाइल आप सबके पास उपलब्ध है। अब अभिभावक की जिम्मेदारी ध्यान रखने की ये है कि अपने जो बच्चे हैं, जब अपन इनके हाथ में स्मार्टफोन देते हैं, उसका सदुपयोग भी है, उसका दुरुपयोग भी है। बच्चे उस पर गेम खेल रहे हैं, उस पर गाने देख रहे हैं, किसी धारावाहिक को देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। इन सब चीज़ों की आप स्वयं को जिम्मेदारी लेनी होगी। आप बच्चों को बहुत प्रेम से इस चीज़ के लिए समझा सकते हैं। स्मार्टफोन के सदुपयोग का मतलब अगर सदुपयोग की बात करें तो ये सबसे सही समय है। हम घर पे हैं, घर से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप भी घर पे हो। इन्हीं वीडियो से आप घर पे बैठकर फ़ोन का उपयोग करते हुए अपने अध्ययन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रख सकते हो। आपको इसका सदुपयोग करना है। हमने आपको मैसेज के द्वारा सूचना दी थी कि जैसे ही आप उस पर आपको हर एक बच्चे को ग्रुप पर एक लिंक मिलेगा अपने मोबाइल में। उस लिंक पे क्लिक मारते ही यूट्यूब चैनल खुलेगा जिस पे आप संबंधित टॉपिक के वीडियो को देख सकेंगे। हर एक जब हम लिंक भेजेंगे किसी भी टॉपिक का, उसी के साथ आपको नोट्सों की अटैच्ड फाइल मिलेगी। उसमें देख के आप नोट्स बना सकते हैं। और भी आपके पास तरीके हैं। आपको जो टॉपिक हमारे द्वारा समझाया जा रहा है उस टॉपिक की स्लाइड भी मिलेगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऑनलाइन क्लासेज लेना शुरू करोगे, आपको जो छोटी छोटी कमियां खामियां हैं उनके बारे में पता चलने लगेगा। हम रोज़ उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्लासें अटेंड करनी है। दिन के अवधि के दौरान आप कभी भी अपने स्मार्टफोन पर इन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ध्यान देने की चीज़ ये है कि शुरुआती चरण में हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनमें आपको कुछ कमियां खामियां देखने को मिल सकती हैं। हमने बहुत बढ़िया तरीके से प्रयास किया है कि अपन जितना अच्छा हो सके उतना मैटर तैयार करके बच्चों को उपलब्ध करवाएं। लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाने के लिए स्वयं शिक्षक को भी ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों में हमने इसके लिए प्रयास किया है, अपने आप को तैयार किया है, तब जाकर हम आपके लिए ये वीडियो उपलब्ध करवा पा रहे हैं। जो भी कमियां खामियां आपको पता लगें, जिन चीज़ों के बारे में आपको पता चले कि भाई कुछ छूट रहा है अपना, या आपको किस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम आए या किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप एक कागज़ पर लिखकर उसकी फ़ोटो कैप्चर करके आप
ग्रुप के अंदर एक जो मैसेज में मतलब मैसेज भेजने के लिए जो आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप उसको सेंड करोगे। उसका पूरा सॉल्यूशन या उसका जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा वो अपने गुरुजियों के द्वारा आपको वापस उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ की समस्या हो या आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो तो आप हमारे से फ़ोन कॉल पर संपर्क कर सकते हैं। हम ऑन कॉल भी आपको पूरी तरह से समझा पाएंगे चीज़ों को, लेकिन चूँकि अपने पास सारे बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती। सभी बच्चों को अगर अपन कॉल पे अटेंड करवाना शुरू करते हैं तो चूँकि दिन भर बच्चे कॉल के चक्कर में टाइम ज़्यादा ख़राब करेंगे और एक टीचर पूरे दिन भर में बहुत सारे बच्चों को कॉल पे नहीं समझा सकता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन सेम होंगे, जिनके कन्फ्यूज़न हो सकता है सेम होंगे, तो वो सब चीज़ें एक साथ एक ही जगह अपलोड कर दी जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इन्हीं दो ही प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पे जो आपको लिंक, यूट्यूब चैनल के लिए जो आपको लिंक मिलेगा उस लिंक के द्वारा आपको संस्था का चैनल खोलने में कोई समस्या नहीं आएगी। उस चैनल पर आप सारी चीज़ों को सीख पाओगे। ठीक है, ये कुछ सामान्य बातें थी। इनके बाद अपन बात कर रहे हैं आपकी पहले की क्लासरूम प्रक्रिया के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने 12वीं जो साइंस का सिलेबस था अपने बायोलॉजी का वो शुरू कर दिया था। बायोलॉजी का जो सिलेबस अपन ने शुरू किया था उसमें अपन ने बात करी थी कि लगभग अपने पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में कक्षा 12 के जो जीव विज्ञान विषय है उसके अंदर 42 चैप्टर थे। अपने जो शुरुआती या प्रथम यूनिट की बात करें तो प्रथम यूनिट की जो अपन ने शुरुआत की थी वो थी आवर्तबीजी पादपों में जनन की। अपन इसी यूनिट के आधार पर अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अपना मुख्य टॉपिक शुरू करने से पहले अपन कुछ सामान्य बातों की चर्चा करते हैं जिनका अपने को पहले से पता होना चाहिए। तो लेट्स बी स्टार्ट। अपन कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन किसका पढ़ने जा रहे हैं अपन? अपना जो मुख्य टॉपिक है या जो अपना चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो है आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन वाले जिस चैप्टर की अपन बात कर रहे हैं उसी आवर्तबीजी पादपों में जनन की प्रक्रिया को समझने से पहले अपने को कुछ सामान्य बातों का पता होना चाहिए। ये सब बातें अपन ने पहले पढ़ी भी हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लासेज में इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अपन शुरुआती चरण की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं, ताकि मुख्य टॉपिक को शुरू करने पर आपको ये पता रहे कि एग्जैक्ट आने वाले टाइम में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन ने क्या पढ़ा है, इसका कि आने वाले जो कल का टाइम है उसमें अपन आगे क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ अपन जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर हम पादप जगत की बात करें चूँकि अपन आवर्तबीजी पादपों में जनन पढ़ेंगे, तो पादप जगत की बात करें तो पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जीवों को पंचजगत अवधारणा के आधार पर अलग अलग जगतों में बांटा गया है। उन्हीं में से अपना एक जगत है प्लांटी। प्लांटी जगत के अंदर पृथ्वी पर उपस्थित समस्त वनस्पतियों को रखा गया है। किंगडम प्लांटी की अगर बात करें तो इसमें हरे, भूरे, लाल शैवाल, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, फरन, पुष्प युक्त ऐसे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करते हैं और पुष्प एवं पुष्प रहित बीजीय पादपों को शामिल किया गया है। ध्यान से देखें, जो प्लांटी किंगडम है या किंगडम या जगत है इसमें हरे भूरे लाल शैवाल, हरे भूरे लाल शैवाल, लिवरवर्ट्स, मॉसेस, फरन, पुष्प युक्त एवं पुष्प रहित पादपों को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की तो वैज्ञानिक थे अगस्त विल्हेल्म आइकलर। अगस्त विल्हेल्म आइकलर ने पादप जगत के संपूर्ण पादपों को बीजों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, यहाँ देखें, बीजों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, उनमें बीज हैं या नहीं है, इसके आधार पर विल्हेल्म ने 2 उपजगतों में बांट दिया प्लांटी किंगडम को। ये 2 उपजगत जो इसने बनाए वो थे क्रिप्टोगेम्स और दूसरा उपजगत था वो था फेंद्रोगेम्स। अगर हम बात करें क्रिप्टोगेम्स की तो क्रिप्टोगेम्स ऐसे पादप हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन या तो छुपे हुए होते हैं, इनको हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी जननांग हैं ये जननांग छुपे होते हैं, हम इनको स्पष्ट नहीं देख पाते। ऐसे पौधों को क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है और इनमें ना ही तो बीज होते हैं और ना ही पुष्प होते हैं, अर्थात इनमें पुष्प और बीज दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अगर हम क्रिप्टोगेम्स की बात करें तो इसमें आते हैं थैलोफाइटा वर्ग के प्राणी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये सभी क्रिप्टोगेम्स हैं। अगर हम बात करें फेंद्रोगेम्स की
तो फेनरोगैम्स वो पौधे हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं तथा इनमें बीज उपस्थित होते हैं। हमने पढ़ा क्रिप्टोगैम्स के बारे में, इनमें सेक्स ऑर्गन दिखाई नहीं देते, पुष्प और बीज अनुपस्थित होते हैं। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं प्लांटी जगत का दूसरा उपजगत पढ़ रहे हैं फेनरोगैम्स, इनमें सेक्स ऑर्गन स्पष्ट दिखाई देते हैं, बीज उपस्थित होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों ही इसमें फेनरोगैम्स में आते हैं। अब सबसे पहले चूंकि अपने को बात करनी है जिम्नोस्पर्म की, कुछ ये सामान्य जानकारियाँ अपन इसलिए पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि अपना जो मुख्य टॉपिक शुरू होगा वो होगा एंजियोस्पर्म पादपों में जनन, आवर्तबीजी पादपों में जनन की प्रक्रिया। इन्हीं एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को समझने से पहले अपन कुछ सामान्य बातों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अपन एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं और जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी, लेकिन बहुत से बच्चे अगर अपन सीधा आवर्तबीजी पादपों में जनन की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि ये एंजियोस्पर्म तो हमारे को पढ़ा दिया, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म क्या है, क्योंकि कुछ गैप लगने की वजह से आप ये सामान्य बातें सारी भूल चुके होंगे, आपने अभ्यास में नहीं ली। लॉकडाउन का आपने पालन तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, लेकिन चूंकि कुछ बच्चों के तो दिमाग में भी वैसे चल रहा होगा कि अच्छी भली छुट्टियाँ चल रही थी, खाम खां ये बीच में क्या लपड़ा शुरू कर दिया। अभी तो कई दिनों से तो हमारे को रेस्ट मिली है, बिल्कुल सही बात है, रेस्ट मिली है, लेकिन ऐसी रेस्ट अपने को चाहिए ही नहीं जो पूरी मानव जाति पर खतरा मंडरा दे। फिर भी छात्र जीवन के अंदर हमारे को अगर हम किताबों के बीच और अपनी पढ़ाई के बीच इतना व्यवधान या इतना गैप दे देते हैं या इन सब चीज़ों को अपन अभ्यास में नहीं रखते हैं तो जो अपनी मेहनत पहले से अपन लगातार कर रहे हैं उस पर पानी फिर जाता है, धूमिल हो जाएगी वो मेहनत। जैसे पानी तैर जाता है, तैरे हुए पानी में काई जमा होने लग जाती है, पानी चलता हुआ ही साफ सुथरा रहता है। तो छात्र जीवन में या पढ़ने में ये चीज़ लागू होती है कि अपने को लगातार रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हुए चलना चाहिए। क्योंकि अब सबसे पहले अपने को मुख्य टॉपिक एंजियोस्पर्म पढ़ना है, लेकिन एक बार अपन सामान्य बात जिम्नोस्पर्म की भी कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? देखो, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, इनमें नग्न बीज पाया जाता है, अर्थात बीज के ऊपर किसी प्रकार का कोई ओवेरी, अंडाशय या फल का आवरण नहीं होता। नग्न बीज होते हैं इनमें अंडाशय विहीन, इन्हें अंडाशय विहीन पुष्पीय पादप भी कहा जाता है, या अपन ये कह सकते हैं कि इनमें फल नहीं होता, इनके जो बीज होते हैं वो फल विहीन होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है इनमें बीज नग्न पाया जाता है, ये फल विहीन या अंडाशय विहीन पुष्पीय पादप हैं। अगर बात करें जिम्नोस्पर्म की तो ये बीज धारण करने वाले पौधों के सबसे प्राचीन समूह को दर्शाते हैं। बहुत पहले से हमारे पृथ्वी पर मौजूद थे। अगर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की तुलना करें तो एंजियोस्पर्म की तुलना में जिम्नोस्पर्म पृथ्वी पर बहुत पहले से मौजूद थे, सबसे प्राचीन समूह को दर्शाते हैं। ये एंजियोस्पर्म की तुलना में बहुत पहले उत्पन्न हुए थे। अगर हम बात करें, अधिकांश विलुप्त हो गए हैं, पृथ्वी पर इनकी बहुत सारी प्रजातियां वर्तमान में नहीं हैं। वर्तमान के केवल इनके कुछ ही सदस्य पृथ्वी पर जीवित हैं। इनकी जातियां पूरे संसार में फैली हुई हैं। अगर हम इनकी उपस्थिति की बात करें तो इनकी जो जातियां हैं ये पूरे संसार में फैली हुई हैं, और भारत में भी हमारे को इसके अनेक सदस्य हिमालय के क्षेत्र में इसमें देखने को मिलेंगे। हम इसकी दो मुख्य वनस्पतियों की बात करते हैं जो इसका जिम्नोस्पर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा पाइनस और साइकस के बारे में। ये मुख्य ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जिम्नोस्पर्म है। अगर वर्तमान में इसकी जातियों की बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो वर्तमान में केवल इसकी 900 प्रजातियां ही जीवित होने का प्रमाण है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि इसको 900 जीवित जातियों के द्वारा वर्तमान में जिम्नोस्पर्म को प्रदर्शित किया जाता है। कुल 900 जातियों में से 500 जातियाँ तो सिर्फ और सिर्फ शंकुधारी वनों की हैं। अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन छोटे पौधों के अंदर अगर हम बात करें एक वर्षीय पादपों की, तो एक वर्षीय पादपों में जिम्नोस्पर्म हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुवर्षीय होते हैं, वृक्षसूप झाड़ों के रूप में हमारे को ये देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें इनके आर्थिक महत्व, अगर हम इनका पढ़ें तो ये सजावट के रूप में काम में भी लिए जाते हैं। औषधियों के रूप में भी हम जिम्नोस्पर्म को काम में लेते हैं। कागज उद्योग में भी हम जिम्नोस्पर्म को काम में लेते हैं। कई बार जिम्नोस्पर्म से अपने को खाद्य योग्य चीज़ें भी प्राप्त होती हैं। खाद्य योग्य की बात करें तो जैसे अनेक जिम्नोस्पर्म की जातियाँ ऐसी हैं जिनसे अपने को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियाँ भी प्राप्त होती हैं। ये कुछ सामान्य बातें थी जिम्नोस्पर्म के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। हमने मुख्य टॉपिक हमारा एंजियोस्पर्म के लिए ही है, लेकिन एंजियोस्पर्म को शुरू करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वास्तव में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जिनकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है।
एंजियोस्पर्म शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ। पंचजगत अवधारणा में आपने पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को 5 जगतों के रूप में पढ़ रखा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जितने भी वनस्पतियाँ, बहुकोशिकीय वनस्पतियाँ जितनी भी हैं, उनको सबको प्लांटी जगत में रखा गया है। और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि प्लांटी जगत को ही अगस्त विल्हेल्म के द्वारा 2 उपजगतों में बांटा गया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। प्लांटी जगत के जो दोनों उपजगत हैं, इसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रोएफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को फेनरोगैम्स में रखा गया है। या अपन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जिनमें सेक्स ऑर्गन छुपे हुए होते हैं और बीज और फल नहीं होते, उन्हें हम क्रिप्टोगैम्स कह सकते हैं, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जिनमें सेक्स ऑर्गन स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो फल और बीज उत्पन्न करते हैं, गैम्स कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कुछ सामान्य बातें हमने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ी। अब अपन बात करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म की। अपन कुछ एंजियोस्पर्म के लिए शुरू कर रहे हैं। सामान्य अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, जनरल फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जिनकी अपन बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो इन्हें फ्लोवरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। एंजियोस्पर्म को मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म को ही पुष्पीय पादप कहा जाता है। वर्तमान में पृथ्वी पर इनकी 2,17,000 प्रजातियां वर्तमान में मौजूद हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा था कि मात्र 900 प्रजातियां, 900 जीवित प्रजातियां ही इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में लगभग कितनी प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद हैं? 2,17,000 प्रजातियां वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो देखो, पुष्पीय पादपों में वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रभावी, वर्तमान समय में पृथ्वी पर सबसे अधिक पुष्पीय पादपों में वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रभावी, सर्वत्र व्याप्त फ्लोरा है। पृथ्वी पर हर जगह वनस्पतियों के रूप में वर्तमान में एंजियोस्पर्म प्लांट उपलब्ध हैं, जिन्होंने पृथ्वी की हरी और पीली उदासीन वनस्पति को अपने रंगीन, चमकदार, खुशबूदार पुष्पों के द्वारा परिवर्तित कर दिया है। हरी और पीली वनस्पति का हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि जिम्नोस्पर्म ही पहले मौजूद थे एंजियोस्पर्म की तुलना में। एंजियोस्पर्म एडवांस कैटेगरी के प्लांट हैं जो वर्तमान में पृथ्वी पर मौजूद हैं। पहले जितने भी रंगीन पुष्पीय पादप थे, ये पृथ्वी पर नहीं थे, पृथ्वी पर पहले मौजूद नहीं थी। इसी उदासीनता को अपने रंगीन, चमकदार, खुशबूदार पुष्पों के द्वारा पूरी तरह से पृथ्वी को या इस पे वनस्पतियों को परिवर्तित कर दिया एंजियोस्पर्म ने। नाम से पता चलता है कि अपने को एंजियोस्पर्म शब्द का जो अर्थ है वो है एनक्लोज्ड सीट। इसका मतलब है आवृत्त बीज। यानी एंजियोस्पर्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो एंजियोन, 2 शब्दों से मिलकर बना है एंजियोस्पर्म। एंजियोन जिसका मतलब होता है कवर्ड यानी ढका हुआ, और दूसरा शब्द है स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब होता है सीड या बीज, यानी ढका हुआ बीज। अर्थात जब बीज किसी खोखली गुहा से ढका हुआ हो, या बीज जब फल के अंदर मौजूद हो, या बीज के चारों तरफ कोई आवरण मौजूद हो, उसे एनक्लोज सीड कहा जाता है या आवृत्त बीज कहा जाता है। अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट वो प्लांट हैं जिनमें बीज एक खोखली ओवेरी के अंदर बंद रहता है। संसार के सबसे आधुनिक पादप है एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट संसार के सबसे आधुनिक पादप हैं और पृथ्वी की सतह पर रहने के लिए या अर्थ पर रहने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलित हैं। इस तल पर रहने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूलित हैं। सबसे ज़्यादा जो विशेषताएं हैं इस पर जिंदा रहने के लिए, वो एंजियोस्पर्म प्लांट में मौजूद हैं। सभी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में लाइफ साइकिल, जीवन चक्र की किसी भी अवधि के दौरान सभी एंजियोस्पर्म प्लांट पुष्प प्रकट करते हैं। ये विभिन्न आवासों में अलग अलग रूपों में हमें मिल सकते हैं, जैसे वृक्षों के रूप में, झाड़ियों व सूपों के रूप में। एक वर्षीय भी होते हैं, ये द्विवर्षीय भी होते हैं और बहुवर्षीय भी होते हैं। आकार में बहुत छोटे या बहुत बड़े हो सकते हैं। इनका आकार बहुत छोटा, जैसे वोल्फिया अब तक खोजा गया सबसे छोटा अति सूक्ष्म एंजियोस्पर्म प्लांट्स है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, सीधे आंखों से हम इसे देख नहीं सकते। बहुत आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल को हम देखें, यूकेलिप्टस अब तक सबसे बड़ा, पूरी पृथ्वी पर अब तक सबसे बड़ा खोजा गया एंजियोस्पर्म प्लांट है यूकेलिप्टस। अर्थ पर सबसे लंबा है, लगभग इसका आकार होता है 100 मीटर के आसपास। अब हम बात करें एंजियोस्पर्म में सेक्स ऑर्गन की। सेक्स ऑर्गन एंजियोस्पर्म में पुष्प के रूप में मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं। पुष्प में 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन हमारे को देखने को मिल सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसी क्रम में अपन आगे बात करते हैं। पुष्प में
अपना शुरू हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आवर्तबीजी पादपों में जो जनन की प्रक्रिया थी उसे अपन शुरू करते हैं, जो अपना चैप्टर का मुख्य टॉपिक था। अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स जो अपना मुख्य टॉपिक है अपने चैप्टर का। अब से पहले अपन ने कुछ सामान्य बातें की थी एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब अपने टॉपिक की अपन मुख्य बातें शुरू कर रहे हैं। भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक की बात करें तो भारतीय एम्ब्रियोलॉजी का जो जनक है वो है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का जन्म 1904 में अपने राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में हुआ था। इन्होंने न केवल भारतवर्ष में ही बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त वनस्पति विज्ञेय रहे हैं। इन्होंने एंजियोस्पर्म की या भ्रूणिकी से संबंधित बहुत सारे लक्षणों एवं गुणों का अध्ययन किया और उनके बारे में बताया। इन्होंने एक किताब लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इनके द्वारा जो लिखी हुई बुक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इस पुस्तक ने भ्रूणिकी के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। हम बात करें भ्रूणिकी तो भ्रूणिकी क्या है? यह भ्रूणिकी वह शाक विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। या अपन कह सकते हैं कि पौधे के जीवन चक्र की घटनाओं को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। एक पौधे को अपने लाइफ साइकिल के दौरान विभिन्न प्रकार की घटनाओं या अनुक्रमों से गुजरना पड़ता है, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूणिकी कहलाता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को जब एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पढ़ते हैं तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक सामान्य पादप का उदाहरण लेते हैं। एक आदर्श पादप के रूप में हम एग्जाम्पल लेते हैं कैप्सेला का। कैप्सेला, हम कुछ कैप्सेला के बारे में सामान्य बातें कर रहे हैं ताकि हम रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को सही तरीके से समझ सकें। कैप्सेला शीत ऋतु के समय खरपतवार के रूप में खेतों में उगने वाला पौधा है। किसके रूप में उगता है ये? खरपतवार के, मतलब फसली पौधों के साथ जो अनावश्यक हानिकारक पौधे उगते हैं जो फसली पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे पादप खरपतवार होते हैं। तो खरपतवार के रूप में खेतों में उगने वाला एक वर्षीय पादप है कैप्सेला। एक आदर्श एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसीलिए इसका अध्ययन एक प्रारूपिक आवर्तबीजी के रूप में किया जाता है। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को समझने के लिए भी हमें मोटे तौर पर कैप्सेला को आधार मानकर ही समझना है, क्योंकि इसी को ही प्रारूपिक आवर्तबीजी के रूप में काम में लिया जाता है, एक आदर्श एंजियोस्पर्म प्लांट्स के रूप में। कैप्सेला का जो मुख्य पादप शरीर होता है ये बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट प्रकार का होता है। प्लांट की जो मेन बॉडी है ये स्पोरोफाइट प्रकार की होती है, जो जड़, तना व पत्तियों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ दिखाई देता है। वैसे किसी भी पौधे की जो मेन बॉडी होती है या मुख्य बॉडी या मुख्य शरीर होता है पौधे का, वो स्पोरोफाइट ही होता है, जो इसकी प्रथम पीढ़ी को दर्शाता है। करता है नर को लघु बीजाणु और मादा को गुरु बीजाणु कहा जाता है। लघु बीजाणु को माइक्रोस्पोर और गुरु बीजाणु को मेगास्पोर कहा जाता है। ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का मतलब है जब जीव का शरीर एक अगुणित युग्मकोद्भिद और द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी से मिलकर बना हो, या जीव के जीवन चक्र में यानी उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल की जो पूरी प्रोसेस है वो अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी से होकर द्विगुणित बीजोद्भिद पीढ़ी पर समाप्त हो, फिर द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी नई अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करे, तो इस क्रम को इस अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। जैसे इस पादप शरीर को अपन स्पष्ट रूप से जड़, तना, पत्तियों में बटा हुआ माने तो इसी मुख्य प्लांट बॉडी पर अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। इस पर बनने वाली अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी ही आगे चलकर फिर द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी का निर्माण करती है। तो ये प्रक्रिया लगातार स्पष्ट रूप से अस्पष्ट रूप से मतलब लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जनन के प्रकारों की। अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो जनन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अपन आज के अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो होगा आवर्तबीजी पादपों में जनन के प्रकार। थैंक यू।